नमस्कार, बायजूस आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम 29 जुलाई के प्रमुख समाचारों पर आधारित कुछ प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का डेली क्विज। आइए क्वेश्चन नंबर 1 पर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, राजा मिर्च के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और यहाँ पर आपको 2 कथन दिए गए हैं और हमसे पूछा जा रहा है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। तो आइए एक एक करके सारे कथनों को देख लेते हैं। यहाँ पर पहला कथन है, यह आंध्र प्रदेश की मिर्च है जिसे दुनिया के सबसे तीखी मिर्च माना जाता है। तो यहाँ पर बात हो रही है राजा मिर्च को लेकर के, और इससे रिलेटेड न्यूज़ कल के पीआईबी में आपको देखने को मिलता है, जिसका शीर्षक है, नागालैंड के किंग चिली, जिसे हम हिंदी में राजा मिर्च कहते हैं, उसे पहली बार लंदन को निर्यात किया गया है। तो यहाँ से यह साफ साफ पता चलता है कि राजा मिर्च आंध्र प्रदेश नहीं, नागालैंड का एक उत्पाद है जिसे कि लंदन को पहली बार निर्यात किया गया है। आप सभी जानते हैं कि पूर्वोत्तर क्षेत्र के उत्पाद जिन्हें कि भौगोलिक संकेतक यानी कि जीआई टैक्स मिला हुआ है, उनके निर्यात को सरकार के द्वारा बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं। और उसी में से एक प्रयास के तहत राजा मिर्च को, जो कि नागालैंड का उत्पाद है, उसे लंदन को निर्यात किया गया है। इसके आधार पर देखा जाए तो यहाँ पर जो पहला कथन है वो गलत हो जाता है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। और दूसरा कथन है, इसे 2008 में जीआई यानी कि भौगोलिक संकेतक प्रमाण प्रदान किया गया था। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। अगर हम राजा मिर्च की बात करें तो इसे 2008 में जीआई सर्टिफिकेशन मिला था, और यहाँ पर जो ईयर है वो भी हमारे दिए गए कथन के ईयर से मिलता है। यानी कि यहाँ पर जो दूसरा कथन है वो सही हो जाता है, और इसके आधार पर क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सिर्फ दूसरा कथन सही है। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आप सभी जानते हैं कि जो जीआई टैक्स है वो बहुत सारे उत्पादों को मिला हुआ है, और उन सारे उत्पादों का नाम याद रखना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसीलिए वे उत्पाद जो कि चर्चा में रहते हैं एग्जाम के लिए, वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और जिन उत्पादों के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करते हैं अपने क्वेश्चन में, उन सभी उत्पादों को आप याद कर लेंगे। आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 पर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा धागा पुतली यानी कि स्ट्रिंग पपेट है। और यहाँ पर आपको 4 नाम दिए गए हैं और हमें बताना है कि इन चारों में से कौन कौन धागा पुतली है यानी कि स्ट्रिंग पपेट है। तो आप सभी जानते हैं, जब हम पुतली नृत्य की बात करते हैं तो इसके बहुत सारे प्रकार होते हैं। कुछ पुतली नृत्यों में धागे का उपयोग किया जाता है, कुछ पुतली नृत्य छाया नृत्य होते हैं, कहीं कहीं धागे के साथ रॉड का प्रयोग किया जाता है। और हमें इन चारों में से ये बताना है कि इन चारों में से कौन कौन धागा पुतली हैं। अगर देखा जाए तो कठपुतली एक स्ट्रिंग कठपुतली नृत्य है, यानी कि यहाँ पर धागे का प्रयोग होता है। इसके अलावा जो हमारे ऑप्शन में थोलू बोमलता का जिक्र किया गया है, यह एक छाया कठपुतली नृत्य है, यानी कि यहाँ पर स्ट्रिंग यानी कि धागे का प्रयोग नहीं किया जाता। इसी तरीके से तोल पावा कुथू ये भी एक छाया कठपुतली नृत्य है, और यहाँ पर भी स्ट्रिंग यानी कि धागे का प्रयोग नहीं किया जाता। पुतला नाच जो है वहां पर स्ट्रिंग का प्रयोग किया जाता है, यानी कि धागे का प्रयोग किया जाता है। तो इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है कठपुतली, और चौथा ऑप्शन है जो कि पुतला नाच है, वो ऐसे पुतली नृत्य हैं जहां पर धागे का प्रयोग किया जाता है। जबकि थोलू बोमलता और तोल पवा कुथू ये दोनों छाया पुतली नृत्य हैं। इसके आधार पर क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1 और 4। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह क्वेश्चन जो कि आर्ट एंड कल्चर से जुड़े हुए हैं, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, और आपको इसको ध्यान में रखना है। इससे रिलेटेड एक न्यूज भी आया है आज के द हिंदू समाचार पत्र में, जहां पर इन कठपुतलियों को लेकर के चर्चा की गई है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 पर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित राजधानियों को पश्चिम से पूर्व की ओर व्यवस्थित करें। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि ये सारे के सारे राजधानियों के नाम हैं, और हमें इन्हें पश्चिम से पूर्व की ओर व्यवस्थित करना है। और यहाँ पर जो नाम दिए गए हैं राजधानियों के, उसमें है अस्थाना, बिस्केक, अशकबत और दुशांबे। अगर हम इन राजधानियों को मैप में देखते हैं तो यहाँ पर आपको ये मैप दिख रहा है, जहाँ पर ये सारे देश के नाम हैं। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो हमें इन सभी को पश्चिम से पूर्व की ओर सजाना है। तो यानी कि जो अशकबत है वो सबसे पहले आएगा,
यानी कि जो हमारा ऑप्शन नंबर 3 है वो सबसे पहले आएगा, जो कि है अशकबत। इसके अलावा इसके बाद दुशानबे आएगा, जो कि ताजिकिस्तान की राजधानी है। यानी कि हमारे ऑप्शन में जो फोर्थ पॉइंट है वो इसके बाद आएगा। इसके अलावा अगर ध्यान से देखा जाए तो ताशकंद का नाम आना चाहिए था, लेकिन ताशकंद चूंकि ऑप्शन में नहीं है इसलिए हम इसे छोड़ देंगे। इसके बाद जो है अस्थाना आएगा, जो कि कजाकिस्तान की राजधानी है। यानी कि 4 के बाद 1, जिसमें कि अस्थाना लिखा हुआ है, और उसके बाद जो है हमारा बिस्केक आएगा, यानी कि नंबर 2। तो आप इसे मैप में देख सकते हैं कि सबसे पश्चिम में अशकबत है, उसके बाद दुशानबे है, ताशकंद चूंकि ऑप्शन में नहीं है इसलिए हम यहां पर इसे छोड़ रहे हैं। इसके बाद जो है अस्थाना आएगा, और इसके बाद आपका आएगा बिस्केक। अगर इसके आधार पर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जहां पे दिया हुआ है 3, 4, 1 एंड 2। इससे रिलेटेड एक न्यूज भी आया है आज के द हिंदू समाचार पत्र में, जिसे आपको ध्यान में रखना है, जिसका शीर्षक है रसिया टू बूस्ट ताजिक आर्मी विथ वेपन्स। आइए अब क्वेश्चन नंबर 4 पर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किसे भौगोलिक संकेतक यानी कि जीआई टैग प्रदान किया गया है। यहां पर फिर से ये क्वेश्चन जो कि जीआई टैग से जुड़ा हुआ है, और यहां पर आपको 5 ऑप्शन दिए हुए हैं, जिसमें है कांचीपुरम सिल्क, दूसरा है अरानी सिल्क, तीसरा है बालूचरी सिल्क, चौथा है पाटन पटोला, और पांचवा है वेंकटगिरी साड़ी। यानी कि यहां पर सारे के सारे जो ऑप्शन है वो हैंडलूम से जुड़े हुए हैं, और हमें यह बताना है कि इनमें से किस किस को जीआई टैग प्रदान किया गया है। अगर हम हैंडलूम में जीआई टैग की बात करें तो पाटन पटोला जो कि गुजरात से जुड़ा हुआ है उसे जीआई टैग दिया गया है। अरानी सिल्क जो कि तमिलनाडु से जुड़ा हुआ है उसे भी जीआई टैग दिया गया है। बालूचरी साड़ी जो कि पश्चिम बंगाल में फेमस है उसे भी वहां पर जीआई टैग दिया हुआ है। वेंकटगिरी साड़ी जो कि आंध्र प्रदेश से जुड़े हुए हैं उन्हें भी वहां पर जीआई टैग मिला है, और कांचीपुरम सिल्क जो कि तमिलनाडु में फेमस है उन्हें भी जीआई टैग दिया गया है। तो यहां पर मैंने आपको उन सभी स्टेट्स के नाम दे दिए हैं जिनसे ये साड़ियां और सिल्क जुड़े हुए हैं, और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहां पर जो 5 नाम हैं उन सभी को जीआई टैग प्रदान किया गया है, और इसके आधार पर क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पांचों को जीआई टैग प्रदान किया गया है। जैसा कि मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया कि जीआई टैग्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, लेकिन जीआई टैग्स जो है वो बहुत सारे उत्पादों को दिए गए हैं, और इसीलिए बहुत सारे स्टूडेंट्स इन सभी उत्पादों को याद नहीं रख पाते। और आपको ये ध्यान रखना है कि जो उत्पाद अभी चर्चा में हैं, करंट अफेयर्स में बार बार जिनका उपयोग हो रहा है, वे उत्पाद एग्जाम में पूछे जाते हैं, और इसीलिए हमारे द्वारा जो क्वेश्चन में जिन उत्पादों की चर्चा होती है आप उन्हें जरूर याद कर लेंगे, और इसीलिए मैंने आपको यहां पर स्टेट्स के नाम दे रखे हैं। कम से कम इन्हें जो है आप जरूर याद कर लेंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज आपको द हिंदू समाचार पत्र में दिख जाएगा, जिसका शीर्षक है द कांजीवरम लेगेसी। आइए अब एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे चर्चा कर लेते हैं जो कि 2011 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में यदि किसी धार्मिक संप्रदाय समुदाय को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जाता है तो वह किस विशेष लाभों का हकदार हो जाता है। और यहां पर आपको 3 ऑप्शन दिए गए हैं, और हमसे पूछा जा रहा है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। तो आइए एक एक करके सारे कथनों को देख लेते हैं। यहां पर पहला कथन है, यह विशिष्ट शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन कर सकता है। तो यहां पर बात हो रही है कि भारत में यदि किसी धार्मिक संप्रदाय या समुदाय को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जाता है तो उसे कौन कौन से लाभ होंगे। आपको याद होगा हमारे संविधान का अनुच्छेद 30, जिसके अनुसार सभी अल्पसंख्यकों चाहे वे धर्म या भाषा पर आधारित हों, उन्हें अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार है। और अगर हम अनुच्छेद 30 के आधार पर देखें तो यहां पर जो पहला कथन है वो सही हो जा रहा है, जो कि यह कहता है कि यह विशिष्ट शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन कर सकता है। तो यह कथन बिल्कुल सही है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को, और दूसरा कथन है, भारत का राष्ट्रपति स्वतः ही लोकसभा के लिए समुदाय के एक प्रतिनिधि को मनोनीत कर सकता है। तो ये बात बिल्कुल गलत है। राष्ट्रपति के पास ये पावर नहीं है कि वो लोकसभा में अपनी मर्जी से किसी भी समुदाय के, चाहे वो अल्पसंख्यक समुदाय ही क्यों ना हो, उसके प्रतिनिधि को वहां पर मनोनीत कर दे।
तो यहाँ पर जो दूसरा कथन है वो पूरी तरीके से गलत है। आइए देख लेते हैं तीसरे कथन को। और तीसरा कथन है, यह प्रधानमंत्री के 15 सूत्री कार्यक्रम का लाभ प्राप्त कर सकता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। अल्पसंख्यकों के उत्थान के लिए, उन्हें बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री के 15 सूत्री कार्यक्रम का लाभ उन्हें दिया जाता है। यानी कि जो भी योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं, वो योजनाएं उन समुदायों तक पहुंच रही हैं या नहीं जो कि धार्मिक रूप से अल्पसंख्यक हैं। इसको देखते हुए प्रधानमंत्री के 15 सूत्री कार्यक्रम को चलाया गया था। तो यहाँ पर जो तीसरा कथन है वो बिल्कुल सही है। और अगर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पहला और तीसरा कथन सही है। आइए अब आज के तथ्य के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। और आज हम चर्चा करने वाले हैं चंद्रयान 3 के बारे में। इससे रिलेटेड एक न्यूज आपको द हिंदू समाचार पत्र में मिल जाएगा, जिसका शीर्षक है चंद्रयान 3 मिशन लाइकली लेट नेक्स्ट ईयर। कोविड-19 के लॉकडाउन का इसरो के अनुसंधानों पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है, और जिसके चलते चंद्रयान 3 हो या फिर देश का पहला मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन गगनयान हो, वो सभी अपने समय से पीछे चल रहे हैं। कहने का आशय ये है कि चंद्रयान 3, जिसे कि 2020 में लॉन्च किया जाना था, वो अभी तक लॉन्च नहीं किया जा सका। और यहाँ पर इसरो के प्रमुख के द्वारा ये कहा गया है कि अब चंद्रयान 3 को 2022 में लॉन्च करने की योजना है। अगर हम चंद्रयान 3 की बात करें तो चंद्रयान 3 चंद्रयान 2 से अलग होगा, और यहाँ पर चंद्रयान 2 की तरह ऑर्बिटर नहीं होगा। आप सभी को पता है कि चंद्रयान 2 में एक ऑर्बिटर को भेजा गया था, जो कि अभी भी सही सलामत वहाँ पर काम कर रहा है। और इसी को देखते हुए इसरो के द्वारा जो है ये कहा गया है कि चंद्रयान 3 में अलग से कोई भी ऑर्बिटर नहीं भेजा जाएगा, और जो चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर है वही इसके लिए ऑर्बिटर का काम करेगा। ये जो चंद्रयान 3 है वो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसरो के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम चंद्रयान 3 में इसके लैंडर को चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग कराने में सक्षम होते हैं, तो इससे यह दुनिया को पता चलेगा कि हम अंतर्ग्रहीय मिशनों को बहुत ही अच्छी तरीके से संभाल सकते हैं, और हमारे पास किसी भी ग्रह पर लैंडिंग करने की क्षमता मौजूद है। और इसको देखते हुए हमारा जो चंद्रयान 3 है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कि इसरो के अनुसार 2022 में लॉन्च किया जाएगा। आशा करता हूं कि आपको आज का ये डेली क्विज पसंद आया होगा। सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इनसे जुड़ी हुई जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं आप उनको नोट कर लेंगे। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप जरूर इसे लाइक करें, शेयर करें, और दूसरों को भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। तो मिलते हैं डेली क्विज के अगले अंक में। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।